प्रिय विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर शिवशंकर व्यास, असिस्टेंट प्रोफेसर गवर्नमेंट लॉ पीजी कॉलेज बीकानेर, एलएलबी थर्ड ईयर की क्लास पेपर 9 ड्राफ्टिंग प्लीडिंग। हम आज पिछले टॉपिक रूल्स ऑफ प्लीडिंग हमने शुरुआत की थी, जिसमें हमने उसे दो भागों में बांटकर अपनी क्लास को शुरुआत की थी। फंडामेंटल रूल्स ऑफ प्लीडिंग एंड जनरल रूल्स ऑफ प्लीडिंग, इसके ऊपर हमने चर्चा की थी। और हमने पहला जो रूल है उसकी हमने पिछली क्लास में चर्चा की थी कि तथ्यों का उल्लेख किया जाना चाहिए, न कि विधि का। एवरी प्लीडिंग्स मस्ट स्टेट फैक्ट्स नॉट लॉ, यानी कि पहला नियम हम जिसकी चर्चा कर चुके हैं कि उसमें केवल तथ्यों का उल्लेख किया जाना चाहिए, विधि का नहीं, क्योंकि विधि की व्याख्या करने का कार्य न्यायालय का है। और इस नियम के 3 अपवाद हमने देखे थे: विदेशी विधि तथा रूढ़ियां, दूसरा विधिक आपत्तियां, और तीसरा विधि के अनुमान। ये पहले नियम के 3 अपवाद इसमें हमने देखे थे। आज हम इसी फंडामेंटल रूल्स, प्लीडिंग के जो फंडामेंटल रूल्स हैं उसमें इसका दूसरा जो नियम है उसकी चर्चा शुरू करेंगे कि प्रत्येक अभिवचन में सभी सारवान और तात्विक तथ्यों का और केवल सारवान तथ्यों का ही उल्लेख किया जाना चाहिए। दूसरा फंडामेंटल रूल कहता है कि अभिवचन में केवल और केवल सारवान तथ्यों का ही उल्लेख किया जाना चाहिए। मटेरियल फैक्ट्स एंड ओनली मटेरियल फैक्ट्स, जो सारवान तथ्य हैं, आगे हम अपनी इसी क्लास में चर्चा करेंगे कि सारवान तथ्यों से क्या तात्पर्य है। तो कहता है कि पहला नियम के बाद दूसरे नियम की हम चर्चा कर रहे हैं कि केवल हमें मटेरियल फैक्ट्स जो हैं उन्हीं का उल्लेख किया जाना चाहिए। अब बात आती है कि ये मटेरियल फैक्ट्स क्या होना चाहिए। तो जो वाद हेतु को एक समूह में बांधने का कार्य करे या एक सूत्र में बांधने का कार्य करे, वो क्या है? मटेरियल फैक्ट्स हैं। वाद हेतु, कॉज ऑफ एक्शन को जो एक सूत्र में बांधने का कार्य करे, वह क्या है? मटेरियल फैक्ट्स है। कॉज ऑफ एक्शन क्या है? कॉज ऑफ एक्शन, सामान्य बात हम करें, न्यायालय में आने का कारण। वह क्या कारण है जिसकी वजह से मैं न्यायालय में आया हूं? तो क्या बताना चाह रहा है कि उन तथ्यों का समूह जिनको प्रतिवादी द्वारा अस्वीकार करने पर वादी को न्यायालय में अपने पक्ष में निर्णय लेने के लिए साबित करना आवश्यक होता है। हमने पिछली क्लासों में पढ़ा था कि क्या नियम आएगा कि वादी अपनी बात कहेगा और प्रतिवादी उसका जवाब देगा। वादी ने जिन तथ्यों का उल्लेख किया है, एक एक तथ्य का प्रतिवादी को क्या करना होगा? स्पष्टतः स्वीकार या अस्वीकार करना होगा। जहां किन्हीं तथ्यों को प्रतिवादी ने स्वीकार कर लिया है, वहां झगड़े की बात है ही नहीं, कॉज ऑफ एक्शन पैदा हो ही नहीं रहा है। लेकिन वादी ने किन्हीं तथ्यों का उल्लेख किया है और प्रतिवादी ने उनमें से कुछ को अस्वीकार कर दिया है, तो उन तथ्यों को जिनको उसने अस्वीकार कर दिया है उनको क्या करना पड़ेगा? वादी को अपने पक्ष में निर्णय प्राप्त करने के लिए न्यायालय में उन्हें सिद्ध करना पड़ेगा। ये कॉज ऑफ एक्शन है कि साहब, ये जो बात जिसने ये इनकार कर रहा है, ये जो हमारे बीच में विवाद का बिंदु है, ये जो कॉज ऑफ एक्शन है, मैं इसे सिद्ध करूंगा जिससे कि मैं अपने पक्ष में निर्णय प्राप्त कर सकूं। तो दूसरा नियम हमें ये कह रहा है कि अभिवचन में केवल और केवल सारवान तथ्यों का उल्लेख किया जाना चाहिए। सारवान तथ्य क्या हैं? वे सारवान तथ्य वे हैं जो कॉज ऑफ एक्शन को एक सूत्र में बांधे। कॉज ऑफ एक्शन क्या है? कॉज ऑफ एक्शन वह है जहां प्रतिवादी वादी के किन्हीं तथ्यों को अस्वीकार कर देता है, तो वादी को क्या करना पड़ता है? अपने पक्ष में निर्णय प्राप्त करने के लिए उन्हें सिद्ध करना पड़ता है। वो कॉज ऑफ एक्शन हमारे सामने आया। ये दूसरा नियम है। अब जैसे कि हमने पहले नियम में कुछ अपवादों की चर्चा की थी, ठीक इसी प्रकार से इस फंडामेंटल रूल के भी कुछ अपवाद हैं। यानी कि जो नियम हमारा कहता है कि केवल और केवल सारवान तथ्यों का ही अभिवचन करना चाहिए, इस नियम के भी कुछ अपवाद हैं जिनकी हम एक एक चर्चा करेंगे। पहला अपवाद, पूर्वाभय शर्त, कंडीशन प्रेसिडेंट, सीपीसी ऑर्डर 6 रूल 6 में इस अपवाद की चर्चा की गई है। क्या कहता है कि कोई पूर्ववर्ती शर्त या पूर्वाभय शर्त जिसकी अनुपालना या घटित होना प्रतिवाद यानी कि बचाव के लिए आश्रित है, वादी अथवा प्रतिवादी जैसी भी स्थिति हो, उसे अपने अभिवचन में इसका स्पष्ट उल्लेख करना चाहिए। समझिए क्या कहना चाह रहा है
कि ऑर्डर 6 रूल 6 ये कहता है कि किसी मामले में अगर कोई पूर्ववर्ती शर्त है और उस पूर्ववर्ती शर्त की अनुपालना या उसका घटित होना दोनों में से किसी भी पक्षकार के लिए बचाव के लिए आवश्यक है, यानी कि वह अपना डिफेंस अच्छी तरीके से कब कर सकेंगे, जब वे अपने अभिवचन में उस पूर्ववर्ती शर्त की अनुपालना या घटित होने का उल्लेख करेंगे। तो वहां उन्हें यह परमिशन दी जाती है कि वे अपने मामले में ऐसी पूर्ववर्ती शर्त पूर्वाभ्य शर्त की अनुपालना या उसके घटित होने का अभिवचन में स्पष्टता उल्लेख करें। ये यहाँ पर क्या दे दिया गया है, पहला अपवाद दे दिया गया है। इसे समझने के लिए एक अच्छा उदाहरण मैं आपको बताता हूं कि सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 80 हमें यह बताती है कि अगर सरकार या सरकार के किसी अधिकारी के विरुद्ध हमें वाद संस्थित करना है तो पूर्ववर्ती शर्त यह है कि उसे पहले 1 माह का पहले नोटिस दिया जाना चाहिए। यह क्या है, कंडीशन प्रेसिडेंट। सेक्शन 80 सीपीसी में यह व्यवस्था की गई है मामलों की अधिकता को रोकने के लिए। अगर आप सरकार या सरकार के किसी अधिकारी के विरुद्ध वाद संस्थित करना चाहते हैं तो सेक्शन 80, इसलिए 80 सीपीसी के नाम से भी ये जाना जाता है। आप सीपीसी में से पढ़ेंगे कि धारा 80 में 80 सीपीसी के नाम से ये फेमस है कि क्या किया जाएगा, पहले पूर्ववर्ती नोटिस दिया जाएगा कि साहब मेरा ये मामला है जिसका आप समाधान कीजिए, वरना ये मामला कोर्ट में जाएगा। तो वाद की बाहुलता को रोकने के लिए क्या किया जाता है, पूर्व में सूचना सरकार को दे दी जाती है। तो ऐसे मामलों में जब आप अभिवचन करेंगे तो आपको क्या करना होगा, अब क्या हुआ, एटीसीपीसी का नोटिस आपने दे दिया, आपकी बात नहीं बनी, आप न्यायालय में जा रहे हैं, तो आपको क्या करना पड़ेगा, अपने अभिवचन में इस बात का स्पष्ट उल्लेख करना होगा कि आपने सरकार के सचिव को रजिस्ट्रीकृत डाक से रजिस्टर्ड पोस्ट से नोटिस भेज दिया था और उस रजिस्टर्ड नोटिस भेजने की रसीद को आप अभिलेख पर लाएंगे, इतना लिखना ही पर्याप्त होगा। तो पहला अपवाद हो गया, जहां कोई पूर्ववर्ती शर्त है तो उस पूर्ववर्ती शर्त की अनुपालना या उसका घटित होना अभिवचन में उल्लेख किया जाना चाहिए, जिसको हमने सेक्शन 80 सीपीसी के उदाहरण के साथ में समझा। दूसरा अपवाद, प्रिजम्पशन ऑफ लॉ, विधि की उपधारणाएं। सिविल प्रक्रिया संहिता आदेश 6 नियम 13 ये प्रावधान करता है कि किसी भी पक्षकार को अपने किसी अभिवचन में ऐसे तथ्यों को जिसके विषय में न्यायालय उपधारणा करेगा उन्हें सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं है। अभिवचन में ऐसे किसी तथ्य के विषय में अभिवचन करने की आवश्यकता नहीं है जिसकी उपधारणा विधि उसके पक्ष में करेगी, या जिसको सिद्ध करने का भार दूसरे पक्ष पर है उसे सिद्ध करना नहीं होगा। यानी कि जहां न्यायालय खुद उसके पक्ष में विधि की उपधारणा करेगा, न्यायिक अवेक्षा, हम एविडेंस एक्ट में पढ़ चुके हैं कि कुछ तथ्यों की न्यायालय अवेक्षा करेगा या कुछ तथ्यों को न्यायालय खुद उपधारणा करेगा जिसको सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं है। इसको भी हम एक उदाहरण से समझते हैं कि जहां प्रनोट या नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट प्रक्रम में लिखित के अधीन वाद है और वादी को प्रतिफल को अभिकथित करने की आवश्यकता नहीं होगी। यानी कि प्रनोट के आधार पर कोई मामला न्यायालय में लाया गया है, अभिवचन लाया गया है, तो वहां पर वादी को प्रतिफल को अभिकथित करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि पराक्रम में लिखित अधिनियम की धारा 118 इस संबंध में उसके पक्ष में उपधारणा अपने आप ही करेगी। यानी कि प्रनोट पर अगर कोई मामला आया है तो पराक्रम में लिखित अधिनियम की धारा 118 के अनुसार प्रतिफल की उपधारणा न्यायालय स्वयं अपने आप करेगा और उसे वहां पर अभिकथन करने की आवश्यकता नहीं होगी। और तीसरा अपवाद है कि यद्यपि परिचयात्मक कथन, इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट्स, 3 अपवाद हो गए। तीसरा अपवाद है इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट। यद्यपि जो इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट हैं वे कॉज ऑफ एक्शन, हम ऊपर बात कर चुके हैं कि कॉज ऑफ एक्शन की, जो एक सूत्र में किसी चीज को बांधता है वादी के मामले को, तो वाद हेतु के लिए आवश्यक और सारवान नहीं है। फिर भी वाद पत्र प्राय कुछ परिचयात्मक कथनों के साथ शुरू किया जाना आवश्यक होता है, जिसमें पक्षकारों के नाम, उनके व्यवसाय, उनके बीच के संबंध, विवाद उत्पन्न होने की तिथि,
अन्य संबंधित परिस्थितियों का उल्लेख किया जाता है। ये इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट होता है जो कॉज ऑफ एक्शन के लिए आवश्यक नहीं है, फिर भी इनके साथ में मामले की शुरुआत की जाती है। ये सारवान तथ्य नहीं है, फिर भी इंग्लैंड में इन्हें अभिवचन करने की अनुमति दी गई है और भारत में भी इन्हें स्वीकार किया गया है। लेकिन ये कहा गया है कि एक अच्छे अधिवक्ता को ऐसे अभिकथनों का न्यूनतम उपयोग किया जाना चाहिए। तो आज हमने रूल्स में सेकंड फंडामेंटल रूल्स देखा कि प्रत्येक अभिवचन में केवल और केवल सारवान तथ्यों का उल्लेख किया जाना चाहिए। सारवान तथ्य जो वाद हेतु को बनाते हैं, वाद हेतु की हमने चर्चा की। उसके बाद में इसके 3 अपवाद हमारे सामने आए: कंडीशन प्रेसिडेंट, प्रेजम्पशन ऑफ लॉ और इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट। पूर्व है शर्त, विधि की उपधारणाएं और परिचयात्मक कथन। इस रूल्स के साथ, इस वीडियो के साथ में आपको इसका ई कंटेंट भी मिल जाएगा, जिससे कि आपको इन बातों को समझने में और आसानी रहेगी। धन्यवाद।